स्ट्रीट फूड एग पकोड़ा वाला ट्रक। हीरालाल नाम का एक व्यापारी था। उसके पास बहुत पैसा था। वो गांव में सबसे अमीर आदमी था। वो लोगों को पैसे उधार देता था और बड़े ब्याज के साथ उनसे पैसे निकलवाता था। हीरालाल को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था, लेकिन अपने इन पैसों से लोगों का भला करना उसके दिमाग में नहीं आता था। गांव में गरीब लोग कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से हीरालाल से ही कर्ज लिया करते थे। हीरालाल का एक बेटा था जिसका नाम था योगेश। योगेश हीरालाल जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे पैसों का घमंड नहीं था, ना ही वो लोगों से पैसे उकलवाना चाहता था। योगेश मन से बहुत सीधा साधा लड़का था। लोगों की मदद करना उसे बहुत पसंद था। गांव के लोग भी योगेश को बहुत पसंद करते थे। हीरालाल को ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि योगेश लोगों की मदद करता है और उनसे पैसे वापस नहीं लेता। अरे ओ योगेश, मैंने सुना है कि तुमने गांव की सरिता को पैसों की मदद की और उससे पैसे वापस नहीं ले रहे हो। पिताजी, उसके पिताजी का अभी अभी देहांत हुआ है और वो बिल्कुल अकेली है। उसे हम पैसों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बस बस, बहुत हो गया। अब ऐसे ही चलता रहा तो हम एक दिन रास्ते पर आ जाएंगे। पर पिताजी। बस, मैं एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। तुम मेरे घर से बाहर निकलो। तुम्हारे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। तुम्हें यहां रखा तो एक दिन तुम मुझे भिखारी बना दोगे। योगेश को इस बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भी जानता था कि उसके पिताजी का मन कोई नहीं बदल सकता, इसलिए वो घर छोड़ देता है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के लोग जमा होते हैं। रामा दादा, जो गांव के बुजुर्ग थे, वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो योगेश, मैं अकेला रहता हूं, तो तुम मेरे पास आकर रह लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी। योगेश अब दादाजी के साथ रहने लगा। योगेश सोचता है कि जल्दी ही मुझे कोई धंधा शुरू करना होगा। मैं कब तक दादाजी के पास मुफ्त की रोटी तोड़ूंगा। गांव में योगेश काम ढूंढने लगता है। गांव के लोगों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन किसी के पास भी योगेश के लिए कोई काम नहीं था। अब योगेश सोच में पड़ जाता है। योगेश को बहुत भूख लगी थी, तभी उसे अपनी माँ की याद आती है। कैसे उसकी माँ उसे उसका मन पसंदीदा एग पकोड़ा बनाकर खिलाया करती थी। योगेश को लगता था कि माँ के हाथों में जादू है। योगेश को भी वो एग पकोड़ा बनाना उसकी माँ ने सिखाया था। योगेश अब ठान लेता है कि वो गांव में एग पकोड़ा बेचेगा। दूसरे ही दिन से वो काम पर लग जाता है। योगेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई छोटी सी दुकान किराए पर ले सके, इसलिए वो एक ट्रक किराए पर लेता है। खुद को लगने वाला सारा सामान वो खरीद लेता है और अपने नए काम के लिए तैयार हो जाता है। गांव के लोग इस काम में योगेश का बहुत साथ देते हैं। दूसरे दिन से योगेश गांव में एग पकोड़ा बेचने का काम शुरू करता है। अपने योगेश ने एक छोटा सा धंधा डाला है। देखकर गांव के लोग उसके पास से एग पकोड़ा खरीदते हैं। कमाल की बात तो ये थी कि सभी को एग पकोड़ा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जल्दी ही योगेश के ट्रक के सामने भीड़ जमा हो जाती है। कोई भी तजुर्बा ना होने की खातिर इतनी भीड़ को संभालना योगेश को बहुत मुश्किल पड़ रहा था। योगेश रात में सोचने लगता है, एक साथ इतने सारे लोग आने लगे हैं तो मैं अब अकेला कैसे संभालूंगा। इसलिए योगेश किसी को अपने साथ काम करने के लिए रखना चाहता था। दूसरे दिन सरिता वहां पर आती है। अरे सरिता, तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो बस यहाँ काम ढूंढने आई हूँ। क्या कहा? मैंने सुना है आपको साथ में काम करने के लिए कोई चाहिए। ये सुनकर योगेश बहुत खुश हो जाता है। वो सरिता को काम पर रख लेता है। दोनों अब मेहनत से काम करने लगे और बहुत पैसा कमाने लगे। कुछ ही महीनों में सरिता और योगेश शादी कर लेते हैं। हीरालाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे अपना बेटा नहीं खोना था। हीरालाल योगेश से और गांव वालों से माफी मांगता है। योगेश और सरिता दोनों जमकर एग पकोड़े का धंधा करने लगे। कचरे वाला बना करोड़पति। रोहन के माता पिता उसके बचपन में ही मर गए थे। रोहन बचपन से लेकर आज तक प्लास्टिक उठाकर उन्हें गांव के शेड के पास बेचता था। एक बार रोहन प्लास्टिक की बोतल्स लेकर शेड की दुकान में जाता है। तब वो देखता है कि गांव के कुछ बच्चे सेठ के साथ झगड़ा कर रहे थे। सेठ जी, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। हमें प्लास्टिक की बोतल्स का रेट बढ़ाकर चाहिए। अरे नन्ही सी जबान, कैसे कैंची के जैसे चल रही है।
ज्यादा किया ना तो उसी कैंची से काट दूंगा। तभी वहां रोहन पहुंचता है और वो सेठ जी से कहता है, सुनिए सेठ जी, ऐसे बच्चों को क्यों धमका रहे हो? आप ये ठीक नहीं कर रहे। और बच्चों, तुम सब स्कूल जाने का छोड़कर ये काम क्यों कर रहे हो? अरे भैया, तुम क्यों करते हो ये काम? पैसों के लिए ना। वैसे ही हम भी पैसों के लिए करते हैं, पर ये सेठ जो है ना, हमें फंसाता है हमेशा। हमें एक बोतल के 5 रुपए देता है और खुद फैक्ट्री में 20 रुपए में बेचता है। ये सेठ तो बड़ा लालची है। रोहन बच्चों को समझाकर वहां से भगा देता है और वो सेठ जी से कहता है, देखिए सेठ जी, आप सच में ये अच्छा नहीं कर रहे हो। हम दिन रात रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप घूम घूम कर ये प्लास्टिक की बोतल जमा करते हैं। कम से कम हमारे मेहनत के तो ठीक ठाक पैसे देने चाहिए आपको। अरे बच्चे तो चले गए, अब तू शुरू हो गया। बड़ा आया मेहनत के पैसे मांगने वाला। मैं क्या फ्री में लेता हूँ क्या ये बोतल तुमसे? वैसे मुझे भी तो फैक्ट्री तक आने जाने के लिए किराया लगता है, उसी का समझ लो ये पैसा ले रहा हूँ मैं। बस आप अपना ही फायदा देखकर अमीर और अमीर हो रहे हैं और हमारे जैसे गरीब बस गरीब ही होते जा रहे हैं। देखिए सेठ जी, एक दिन मैं खुद की फैक्ट्री खोलूंगा और दिखा दूंगा कि कैसे एक कचरे वाला भी करोड़पति बन सकता है। हाँ जा भाई जा, करोड़पति बन। कभी एक साथ 100 रुपए भी नहीं देखे होंगे तूने और चला करोड़ों की फैक्ट्री शुरू करने वाला। चल जा यहाँ से। रोहन अपने घर आता है। घर आकर वो सोचता है, मेरे माता पिता ना होने के कारण मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। पेट भरने के लिए कचरा उठाने का काम करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे गांव के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कैसे भी करके उनकी तरक्की देखनी है। मुझे कुछ तो करना है। ये सोचकर रोहन दूसरे दिन ही शहर पैदल जाने लगता है। तब वो रास्ते में देखता है कि एक कार का एक्सीडेंट हो चुका है। वो कार रीता नाम की एक लड़की चला रही थी। एक्सीडेंट में वो बेहोश हो गई थी। सारे लोग उसे दूर से देख रहे थे, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। तब रोहन सामने आकर रीता को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाता है। समय रहते ही रीता का ट्रीटमेंट होता है, इसलिए उसकी जान भी बच जाती है। रोहन कोई भी जान पहचान ना करते हुए वहां से चला जाता है। उधर रीता अपने पिता किशोर चंद को अपने एक्सीडेंट के और रोहन के बारे में बताती है। तब किशोर चंद कहता है, बेटी, मुझे उस लड़के से मिलना ही होगा जिसने मेरी बेटी की जान बचाई। उसका मुझे धन्यवाद करना है बेटी। उधर गांव में रोहन दिन भर प्लास्टिक जमा करता और रात को प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने वाली मशीन बनाने पर काम कर रहा था कि तभी वहां अचानक किशोरी चंद अपने बेटी के साथ आता है। रोहन का घर देखकर और उसकी हालत देखकर वो समझ जाता है कि वो कितना गरीब है, पर उसके पास प्लास्टिक रिसाइकलिंग की मशीन देखकर वो कहता है, बेटा, उस दिन तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। कुछ भी ना कहकर तुम वहाँ से गायब हो गए, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ बेटा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जी वो तो मेरा फर्ज था, इसमें धन्यवाद की कैसी बात। माफ कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मैं आपको कहीं बैठने के लिए बोल भी नहीं सकता। मेरे पास टेबल कुर्सी भी नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन ये कैसी मशीन पर काम कर रहे हो तुम? लगता है ये प्लास्टिक की रिसाइकलिंग मशीन है। जी हाँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गांव के बच्चों को यूं कचरा उठाते नहीं देख सकता, इसलिए एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन बनाकर एक फैक्ट्री खोलकर गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। रोहन की इन बातों से किशोरी चंद बहुत प्रभावित होता है और वो उसकी मदद करने की ठान लेता है। किशोरी चंद रोहन को फैक्ट्री के लिए पैसे देता है। रोहन उन पैसों से रिसाइकलिंग की फैक्ट्री शुरू करता है। अब गांव वालों को प्लास्टिक बेचने शहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी और काम मिलने की वजह से वो अपने बच्चों को भी काम पर नहीं भेजते। इस तरह गांव का हर बच्चा अब स्कूल जाने लगता है। देखते ही देखते रोहन की फैक्ट्री अच्छे से चलने लगती है और उसे अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। एक दिन रोहन किशोरी चंद को पैसे वापस करने जाता है। तब किशोरी चंद कहता है, बेटा, तुमने बहुत कम समय में तरक्की कर ली है। ये पैसे तुम ही रखो बेटा। रीता मेरी एकलौती बेटी है। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो मैं मेरी बेटी की शादी भी तुम्हारे साथ करवाना चाहता हूँ बेटा। आपने मुझ पर जो विश्वास दिखाया, मैं उसके लिए आभारी हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मैं किसी की दया के साथ नहीं जीना चाहता। नहीं नहीं बेटा, ये तुम पर कोई दया नहीं। दरअसल मुझे और रीता को तुम्हारी खुददारी बहुत पसंद आई, इसलिए उसकी और मेरी भी इच्छा है कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो।
इस तरह रोहन शादी के लिए मान जाता है। रोहन की फैक्ट्री अब बड़ी फैक्ट्री बन जाती है। धीरे धीरे वो कई सारी फैक्ट्रियां खोलकर जल्द ही करोड़पति आदमी बन जाता है।